गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से एक बार मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में देखी हैं, उससे आगे की बात अब हम करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता का के बीच में समन्वय। दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, अगर आप देखें। एक तो संसदीय सर्वोच्चता वाली, जैसे ब्रिटेन है, वहाँ संसद सर्वोच्च होती है, सुप्रीम, उससे ऊपर कोई नहीं। संसद जो चाहे कानून बना सकती है, न्यायपालिका उसे रद्द नहीं कर सकती। उसके बारे में कहा जाता है, मैंने जब ब्रिटिश संविधान आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था, डिलोम ने कहा है ब्रिटिश संसद के बारे में कि वो स्त्री को पुरुष बनाने और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, यानी संप्रभु होती है वो। और दूसरा है अमेरिका का संविधान, जहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत काम करता है। वहाँ की जो न्यायपालिका है वो बहुत शक्तिशाली है। एक न्यायाधीश हुए हैं वहाँ पर, ह्यूज, उन्होंने कहा था कि हमारा एक अमेरिकी संविधान है और संविधान वही है जो न्यायपालिका कहती है। बहुत शक्तिशाली है न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करती है और उसके ज़रूरत पड़ने पर उसका अर्थ स्पष्ट करती है। तो इस कारण से जो है अमेरिका में न्यायपालिका की बहुत अधिक शक्ति बढ़ गई है। तो दो प्रकार की व्यवस्था है, एक संसदीय सर्वोच्चता वाली और एक न्यायिक सर्वोच्चता वाली। भारत ने इन दोनों के बीच समन्वय किया है। हमारी संसद जो है, संसद के संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, और अन्य मामलों में संसद अपने साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। इसी तरह जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विधानमंडल द्वारा निर्मित असंवैधानिक विधियों को रद्द कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। यानी संसद ने जो कानून बनाया, अगर वो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को, वो सीमित है। तीसरा बिंदु देखिए आप इसमें, वो किस पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। एक होती है विधि की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका में है, वो हमारे यहाँ नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हस्तक्षेप कर सकती है न्यायपालिका। तो कुल मिलाकर के हमने बीच का रास्ता अपनाया। न अमेरिका की तरह बहुत अधिक शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी हमने, और न ब्रिटेन की तरह बहुत सारी शक्तियाँ संसद को दी हमने। बीच का रास्ता, कुछ मामलों में संसद को शक्ति दी है, कुछ मामलों में न्यायालय को शक्ति दी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायिक प्रणाली जो है एकीकृत है, नीचे से ऊपर तक न्यायालयों का एक पद सोपान है, श्रृंखला है। आप शुरू करें अगर जिला न्यायालय से, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील करते हुए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ संघ के कानून के लिए और राज्य के कानून के लिए अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, जैसे अमेरिका में है। एक ही न्यायपालिका का एक ही व्यवस्था है, जो संघ के खिलाफ भी, संघ के कानून के खिलाफ भी मुकदमा सुनती है और राज्य के कानून के लिए भी मुकदमा सुनती है। एकीकृत न्यायपालिका है। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका, संसद के अधीन नहीं है, जैसे कि, और उसके लिए स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके, उस पर कोई दबाव न डाला जा सके, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने कर दिए। जैसे न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, जो उनका अवधि है, उस अवधि से पहले उनको कोई हटा नहीं सकता, आसानी से नहीं हटाया जा सकता। एक तरीका है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, आज तक किसी के खिलाफ पारित नहीं हो पाया भारत में। तो उनका कार्यकाल निश्चित है, उसमें कोई
मतलब आसानी से उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उनकी सेवा शर्तों में भी बदलाव, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। उनकी जो सेवा शर्तें हैं उनके कार्यकाल में उसको में कोई बदलाव नहीं कर सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो खर्चे हैं, उनके कर्मचारियों का पूरा नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उसका जो खर्चे हैं वो संचित निधि पर भारित है। संसद उनको कम नहीं कर सकती, उन पर वोटिंग नहीं करनी संसद को। न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती, केवल महाभियोग की स्थिति में चर्चा हो सकती है न्यायाधीश के आचरण पर, सामान्यतया चर्चा नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो वकालत नहीं कर सकता किसी कोर्ट में। अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है। अवमानना मतलब अपमानजनक बात नहीं कह सकते आप कोर्ट के खिलाफ। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण भी किया गया है। ये विशेषताएं ऐसी हैं जिनके वजह से हमारा जो कोर्ट्स है वो स्वतंत्र है। और अब तो कॉलेजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, तो उसमें भी दखल कम हो गई है सरकार की। तो बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी। आगे हम बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों की बात अब हम करते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और अब ये 6 हैं मौलिक अधिकार, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया, आपको पता है, अनुच्छेद 19 में था और अनुच्छेद 31 में भी था, तो वो समाप्त हो गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब 6 अधिकार हैं आपको: समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरी बात, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इनको शामिल किया गया है। तीसरी बात, सरकार तथा विधायिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध के रूप में है। ये सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं और विधायिका पर कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाते हैं। कि वो जनता की स्वतंत्रता को छीन न पाए। नेक्स्ट, मूल अधिकार वाद योग्य है, आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इनको जब मौलिक अधिकारों की बात आएगी। तो युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है, यानी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इन पर आवश्यकता होने पर। और अंतिम बात, संसद द्वारा संशोधन संभव है इनमें, संसद इनको बदल भी सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। केशवानंद भारती 1973 के वाद के बाद, गोलकनाथ में तो के बाद में तो 1967 में कहा था कि नहीं बदल सकती, लेकिन अब 73 में ये मान लिया गया कि वो बदलाव कर सकती है संसद। नेक्स्ट हम चलते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अच्छा, पिछले वाले में एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का विचार लिया है। ये जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं, 51 तक चलते हैं। वाद्य योग्य नहीं है ये, यानी इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लागू कराने के लिए। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन संविधान में ये भी कहा गया कि राज्य नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा। तीसरी बात, नैतिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है ये, यानी ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो इन्हें लागू करे, और इनके पीछे राजनीतिक शक्ति है, जनता की शक्ति है, क्योंकि अगर सरकार इनको नहीं लागू करेगी तो जनता उन्हें अगले बार मौका नहीं देगी। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य है। जैसे मैंने बताया था मौलिक अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र था, यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी मूल्यों पर आधारित है ये।
पर इन सब की चर्चा हम जब डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। यहाँ आप इतना समझ लीजिए फिलहाल। नेक्स्ट है साहब मौलिक कर्तव्य। ये जो है संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़े गए थे। ये प्रश्न इन पर बन सकता है कि नहीं, इन बातों पर। सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित हैं ये, और कुल मिला के शुरू में 10 थे, अब एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। इसमें प्राथमिक शिक्षा, बच्चों को शिक्षा के प्राप्त कराने के लिए भेजना माता पिता का दायित्व है। अब आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है। माँ बाप का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए जो है अपने राष्ट्र, समाज और साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का बोध कराते हैं। यानी ये कोई दबाव नहीं, वाद योग्य नहीं, जैसे लास्ट में मैंने लिखा है, वाद योग्य नहीं है ये, लेकिन ये आपको एक रिमाइंडर है आपके लिए, आपको याद दिलाते हैं कि आपका समाज के प्रति कोई कर्तव्य है, देश के प्रति कोई कर्तव्य है, और अपने साथी नागरिकों के प्रति कोई कर्तव्य है। नेक्स्ट हम चलते हैं। पंथ निरपेक्षता। देखिए, पंथ निरपेक्षता शब्द हमारे संविधान, मौलिक संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। इसकी बात करते हैं अभी हम। तो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा जो है हमारे यहाँ सकारात्मक धारणा पर आधारित है। हमारे यहाँ संविधान ने पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक धारणा को अपनाया है। इसका मतलब क्या है? सभी धर्मों के सम्मान तथा समान संरक्षण पर आधारित है। इसकी दो प्रकार की व्याख्याएं होती है, सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की, पंथ निरपेक्षता की। बल्कि एक फ्रांस जैसे देशों के, जहाँ सभी धर्मों, राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखा है। हम सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते हैं, उनके समान संरक्षण में विश्वास करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ की जो मतलब सरकार के लोग, सरकारी मंत्री लोग पूजा पाठ करने में, उसमें कोई बुराई नहीं समझते। अब जैसे आप देखिए, राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो सोमनाथ के मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसका शिलान्यास होना था, मतलब उसका पुनर्निर्माण हो रहा था। तो उस समय पंडित नेहरू और इनके बीच में बड़ा विवाद रहा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं जाऊंगा, पंडित नेहरू ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि राज्य हमारा सेक्युलर है। तो खैर वो मसला अलग था। कुल मिलाकर के बात यह है कि हमने सकारात्मक धारणा को अपनाया, नेगेटिव अप्रोच नहीं है हमारी। दूसरी बात, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हिंदू संविधान में इससे पहले भी पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान मौजूद थे। शब्द तो हमने 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा, लेकिन ये विचार पहले से मौजूद था, हमारे भावना पहले से थी। हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान पहले से था। अनुच्छेद 14 को लेकर, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 और 16 धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध करते हैं। लिखा है सब साफ शब्दों में, धर्म का निषेध, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसी तरह से अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। विस्तार से आगे पढ़ेंगे हम इनको। और 29-30 में अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने धर्मनिरपेक्षता को अब अपने संविधान में स्थान दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान ने वयस्क मताधिकार दिया अनुच्छेद 326 के तहत सभी नागरिकों को, बिना किसी भेदभाव के, धर्म का भेदभाव। हाँ, एक ये भी देख लीजिए आप, अनुच्छेद 326 में भी, 25 और 26 दोनों में धार्मिक भेदभाव का निषेध किया गया है। 325 कहता है कि आप बिना किसी भेदभाव के अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं।
326 आपको वोट देने का अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार है ही, बिना किसी भेदभाव के आप वोट डाल सकते हैं। पहले इसके लिए 21 वर्ष की आयु थी, फिर वो घटा करके 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया 1988 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र आयोग एवं संस्थाएं। कुछ स्वतंत्र आयोग और संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, ये स्वायत्त है, मतलब अपने काम के लिए, सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अकाउंट्स की जांच करता है। संघ लोक सेवा आयोग, ये सरकारी अधिकारियों की भर्ती करता है। राज्य लोक सेवा आयोग है, बताइए आपको, राजस्थान का राज्य वित्त RPSC जिसको आप लोग बोलते हो। वित्त आयोग है, जो केंद्र राज्यों के बीच में बंटवारे की बात करता है वित्तीय संसाधनों के। ये सारे स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग हैं। फिर हम चलते हैं सब आपातकालीन शक्तियों की बात कर लेते हैं। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, संविधान की रक्षा के उद्देश्य से जो है इन आपातकालीन प्रावधानों को जोड़ा गया है संविधान में। 3 प्रकार के आपातकाल की कल्पना की गई है हमारे यहाँ। राष्ट्रीय आपातकाल, यानी देश पर कोई युद्ध आ जाए, बाहर से आक्रमण हो जाए या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आपातकाल 356 में है, और 360 में वित्तीय आपात की बात है। नेक्स्ट चलिए साहब, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, माने त्रिस्तरीय 3 स्तरों वाली शासन प्रणाली है इसमें। मूल संविधान में 2 स्तर थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, यानी संघ सरकार या राज्य सरकार। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक तीसरा स्तर को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी इसमें, और इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था, और 12वीं अनुसूची जोड़ करके नगरीय निकायों को ये अधिकार दिए गए थे। अच्छा, मैंने इसमें गलती से लिख दिया भाग 9 जोड़ा गया था, 9 जोड़ा गया नहीं, 9 था, 9 में ही ये व्यवस्था की गई। 9 में पहले से प्रावधान था, उसमें उसको विस्तृत कर दिया गया। भाग 9A जोड़ा गया था, 9 नहीं जोड़ा गया था, 9 पहले से मौजूद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात आलोचना की कर लें, संक्षेप में करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं, डिटेल नहीं करेंगे। पहली बात तो उधार का संविधान कहते हैं कि इधर उधर से लिया सारा हमने, अपना कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ आयरलैंड से, कुछ अमेरिका से, कुछ जापान से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से हमने लिया है। जिसको कहते हैं ना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा वाला हिसाब है। तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भाई आज कोई बिल्कुल नए संविधान बना पाना तो संभव नहीं है। संविधान के सिद्धांतों पर किसी का पेटेंट नहीं है, एकाधिकार नहीं है, कोई भी उनको अपना सकता है। और बिल्कुल नवीन संविधान, मौलिक संविधान बना पाना आज संभव भी नहीं। हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो चीज़ें थी हमने ली हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरी बात, भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी कहा जाता है इसको। लोग ये कहते हैं कि केवल वयस्क मताधिकार उसमें जोड़ दिया गया, बाकी वैसा का वैसा ही, केवल सत्ता बदल गई, प्रावधान वो के वो रहे। विशाल संविधान की चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। वकीलों का स्वर्ग है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। भारतीयता का अभाव है इसमें, ये कहा कि इसमें भारतीय मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया। और एक और बात की, गांधीवादी मूल्यों को स्थान इसमें नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से ये तमाम आलोचनाएं इसकी की जाती है। इनकी डिटेल हम जब जहाँ पर होगा उससे संबंधित मामलों में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।